हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे राष्ट्रपति भाग 5 संविधान भारत का, है ना। तो आज हम उससे नेक्स्ट आर्टिकल से शुरू करेंगे, दैट इज आर्टिकल 63। तो 63 आर्टिकल है वो उपराष्ट्रपति की बात करता है, और आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति की बात करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हमारे जो एक्स उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की संभावना है आगामी परीक्षाओं में। तो क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उपराष्ट्रपति के जो कार्यभार है या उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किस स्थितियों में वो किस तरह से कार्य करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट भी उठा सकते हैं कि कब कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी तक किन उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन स्कैटर इस क्लास में आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 63। ये आर्टिकल 63 हमें बताता है कि हमारे जो देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 63 में मेंशन है देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति 64 आर्टिकल हमें बताता है कि राज्यसभा का वो पदेन सभापति भी होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पे रिमार्क ये है आपका कि वो स्पीकर की तरह कार्य करता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ये याद रखने की चीज है, मेंबर नहीं है, ये सिर्फ सभापति, जबकि स्पीकर जो है वो लोकसभा का मेंबर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति उसका मेंबर नहीं होता है, मेंबर नहीं है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं है, जबकि स्पीकर की तरह ही वो काम करता है। लेकिन जो लोकसभा है उसका जो स्पीकर है वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 65 की। प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्य का मेंशन जो है वो है आर्टिकल 65 में। यानी कि जब प्रेसिडेंट अनुपस्थित होगा किसी भी तरह से, या तो हो सकता है कि वो बाहर भ्रमण पर हो, विदेश भ्रमण पर हो, है ना, या हो सकता है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो बीमार हो जाए, है ना, या फिर किसी कारणवश कोई अनहोनी हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति। तो उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या उनके काम है, कर्तव्य है, ये इसमें मेंशन है आर्टिकल 65 में। ओके, अब बात आती है आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 बात करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव या इलेक्शन किस तरह से होंगे, उस उनको इलेक्ट कैसे करेंगे हम। तो उनको इलेक्ट करने का जो प्रावधान है वो लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ ये दो सदन है, ये इलेक्ट करेंगे। इसमें स्टेट का या स्टेट असेंबलीज का कोई भी रोल नहीं है ना। स्टेट असेंबलीज का रोल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इसमें ध्यान रखना है आपने लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। और एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि यहाँ पर सभी मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं, सभी मेंबर्स चुनेंगे उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 66 के अंडर। ठीक है, अब क्या याद आना चाहिए यहाँ पर? याद आना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति को कौन चुनता था। देखो, राष्ट्रपति को हमने जो लास्ट क्लास है उसमें बताया था मैंने कि लोकसभा और राज्यसभा चुनेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड नहीं होंगे। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑल मेंबर्स, राष्ट्रपति में स्टेट असेंबली से एमएलएज थे। ठीक है, ओनली एमएलएज, एमएलसीज नहीं थे, एमएलएज थे ओनली। लेकिन यहाँ पर ना एमएलएज हैं ना एमएलसीज हैं, यहाँ पर सिर्फ केंद्र या केंद्रीय पार्लियामेंट होती है, उन्हीं से लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, उनके सभी मेंबर्स यहाँ पर उनको चुनेंगे, यानी कि नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी। ठीक है, तो यहाँ पर भेदभाव नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। जो याद रखने की चीजें हैं कि एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63, और वही उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा। देखो, ये सीक्वेंस में याद रखोगे ना, आर्टिकल ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि भाई पहले में राष्ट्र उपराष्ट्रपति होगा देश का, दूसरे में वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ पर याद रखने की चीज ये है कि वो स्पीकर की तरह काम करेगा, उसके ज्यादातर जो अधिकार है वो बिल्कुल स्पीकर की तरह होंगे। लेकिन जो स्पीकर है वो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 65 बात करता है कि प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में क्या कर्तव्य होंगे। तो विदेशी भ्रमण के टाइम वो बीमार हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए आकस्मिक, तो ऐसी स्थितियों में प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करता है। जो अधिकार प्रेसिडेंट को होते हैं बिल्कुल सेम वही उपराष्ट्रपति को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 66 बात करता है कि किस तरह से उनको इलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखने की बात है कि लोकसभा और राज्यसभा ओनली, और उनके सारे मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं विद नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों, इसलिए ऑल मेंबर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में स्टेट असेंबलीज और लोकसभा और राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स चूज करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट एक हमारे देश का पद है, तो इसलिए वहां पर इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रपति इलेक्टेड मेंबर्स ही चुने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो चुनाव है उसकी योग्यताएं क्या क्या है, एक उपराष्ट्रपति के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने तीन मेन यहाँ पे मेंशन किया वो याद रखनी है, जिनमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक तो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए, यानी कि वो इस लायक हो कि वो राज्यसभा के सदस्य बनाए जा सके। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा को ही संचालन करना है उनको, तो राज्यसभा का संचालन करने के लिए उनकी योग्यता को धारण करना जरूरी हो जाएगा। उनकी जो आयु है वो भी राज्यसभा के बराबर, यानी कि 35 वर्ष। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति, क्योंकि मैच्योरिटी होनी चाहिए, तो इसलिए 5 साल अतिरिक्त तीनों को दिए गए। ठीक है, तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की आयु भी 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। जबकि प्रधानमंत्री के लिए अगर पूछे तो कोई आपसे, तो देखिए प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री तो कोई से भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अगर वो लोकसभा से है तो उसकी न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, और अगर लोकसभा से है तो कितनी होगी, 30 वर्ष। तो हम मान के चल सकते हैं कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकती है। भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 67। 67 और 67A जो है ना, 67A बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब की बार, ये ध्यान रखना है। क्यों है मैं अभी बताऊंगी। देखिए आर्टिकल 67 कार्यकाल की बात करता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष, ये ध्यान रखना है। लेकिन आर्टिकल 67 किसके कार्यकाल की बात कर रहा है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। अब बात आती है 67A, आर्टिकल 67A। ठीक है, तो ए का ध्यान रखना है। यहाँ पर वो रिजाइन दे सकता है, उपराष्ट्रपति रिजाइन दे सकता है, और इसी आर्टिकल का प्रयोग करके जो श्री जगदीप धनखड़ है हमारे उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या इस्तीफा दिया है कि भाई मैं बीमार हूं। ठीक है, उन्होंने बीमारी को आधार बनाया है। अब अभी तक हमारे क्वेश्चन ये आएगा, अभी तक हमारे कितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया है, तो देखिए 3 बार मिला है इस्तीफा। 1969 में वीवी गिरी ने दिया था, 1987 में वेंकट रमन जी ने दिया था, और 2025 में जगदीप धनखड़। यानी कि इन तीनों ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि कितने उपराष्ट्रपतियों ने अभी तक इस्तीफा या टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, तो ये 3 है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब वीवी गिरी और वेंकट रमन जो थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, इसके पीछे कारण था कि उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना था, तो ऑब्वियस था ये कि उनको वाइस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जगदीप धनखड़ जी के बारे में सेम एक तरह से कारण है वो नहीं रहा, उन्होंने बीमारी की वजह से दिया। तो ये पहले उपराष्ट्रपति है जिन्होंने बीमारी को आधार बनाकर इस्तीफा दिया है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बीमारी को आधार बना के कितने उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा दिया। तो आपको याद रखना है कि ही इज द ओनली वन। ठीक है, जगदीप धनखड़ ओनली वन है जिन्होंने बीमारी का आधार अपने रेजिग्नेशन में बनाया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 बात करता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाती है, कारण कोई भी हो सकता है, इस्तीफा, मृत्यु, या उनको किसी भी तरह से मतलब वो अभी सक्षम नहीं है इस पोस्ट पर रहने की, तो ऐसी स्थिति पर जब वैकेंट हो जाएगी सीट,
तो यथाशीघ्र चुनाव होगा। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी कोई टाइम मेंशन नहीं है, नो टाइम मेंशन, ठीक है, नो टाइम मेंशन। यानी कि भाई यथाशीघ्र का मतलब जल्दी से जल्दी। अब जल्दी से जल्दी एक हफ्ता भी हो सकता है, ठीक है, एक महीना भी हो सकता है, ठीक है, जल्दी से जल्दी भाई 6 महीने भी हो सकते हैं भाई, ये जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या आना चाहिए कि प्रेसिडेंट के टाइम कितना था हमारे पास, तो प्रेसिडेंट में था कि 6 महीने के अंदर, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम था 6 महीने, तो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए इलेक्शन, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 68 की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होने पर यथाशीघ्र चुनाव हो जाने चाहिए। यहाँ पर कोई भी टाइम को मेंशन नहीं किया गया है संविधान में, यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये यथाशीघ्र सरकार के लिए एक तरह से खुला छोड़ दिया है इस बात को कि वो उनके लिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। जबकि प्रेसिडेंट के लिए 6 महीने मैक्सिमम होने चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए। आर्टिकल 69 जो है वो बात करता है उनकी शपथ की। अब देखिए, अब उनको वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, अब वो क्या लेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है। तो शपथ लेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं, सीजेआई, है ना। प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं, सीजेआई। जबकि वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाएंगे, एक सेकेंड, तो शपथ वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को जो शपथ है वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। जब इस्तीफे की बात आती है तब प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट देंगे इस्तीफा प्रेसिडेंट को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो स्पीकर है याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है, और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इसी तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये याद रख लो। तो हिंदी वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर भी उप सभापति आता है, उप जहाँ पर भी आए, यहाँ भी उप प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति आता है। तो ये दोनों आपस में ही इस्तीफा इस्तीफा खेलते हैं, ठीक है। स्पीकर इस्तीफा किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसको देगा इस्तीफा, स्पीकर को। ऐसे ही प्रेसिडेंट है वो किसको देंगे इस्तीफा, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना। इस ट्रिक से, ट्रिक तो क्या है, मतलब याद रखने की चीज है ये, कि उप से याद रख सकते हो कि दोनों डेप्यूटी और वाइस एक दूसरे को ही देंगे इधर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 70, जब वैकेंट हो जाएगी सीट उपराष्ट्रपति की, उस स्थिति में क्या होगा। देखिए हमने जो लास्ट पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा कि वैकेंट हो जाएगी तो यथाशीघ्र चुनाव होगा, ठीक है। अब जो ये आर्टिकल है 70, भाई वैकेंट एक सप्ताह के लिए भी तो होगी, चलो यथाशीघ्र हो गया चुनाव एक सप्ताह के अंदर, लेकिन एक सप्ताह के अंदर भी तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ना उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति अगर नहीं है सीट पर तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे उस सीट को। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है सीट पर तो सीनियर जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी पोस्ट को संभालेंगे। तो आर्टिकल 70 में ये मेंशन है। उसके बाद है आर्टिकल 71, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगर चुनाव में कोई भी विवाद होता है, ठीक है, ये आर्टिकल 71 में, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है और वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखना है। तो चुनाव में कोई भी विवाद है कि भाई सही तरीके से नहीं कराया गया या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम दिखता है तो उसको कैटर करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये याद रखना है भाई, देखो ये बड़ी चीजें हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर कौन, सुप्रीम कोर्ट। जबकि देखिए एमपी और एमएलए, वहां पर कौन कैटर करेगा, हाई कोर्ट्स, ठीक है। अब आप कहोगे भाई एमपी तो सेंटर का है तो इसको स्टेट, इसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है कैटर, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि एमपी जो है वो किसी ना किसी स्टेट का ही होगा, है ना, और एमएलए भी किसी ना किसी स्टेट का होगा, तो हाई कोर्ट कैटर करेगा। जबकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनके मामले को देखेगा सुप्रीम कोर्ट। ओके। अब आता है आर्टिकल 72, क्षमादान शक्ति। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे से करा दी है, आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार लिस्ट के बारे में, यानी कि जितने भी वाइस प्रेसिडेंट अभी तक इंडिया के रहे हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, और उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जा सकती है वो भी इस स्लाइड में आपको दिखेंगी।
सबसे पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो 1952 से 62। अब देखो यहाँ पे याद रखना है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 1950 में बने थे, है ना। प्रेसिडेंट कब बने थे? 1950 में, याद है ना, 24 जनवरी 1950 में बने थे और 62 तक रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन हुए होंगे, है ना, वो तो वहां पर उस दिन सबने मिलकर, संविधान सभा ने, अभी तक इलेक्शन हुए नहीं थे, मतलब जो जनरल इलेक्शन है वो हुए नहीं थे, उससे पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था, चुनकर प्रेसिडेंट बना दिया गया था, है ना। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का तो चुनाव हुआ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर से। तो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर कब बनेंगे? जनरल इलेक्शन के बाद। तो इसलिए 1952 में अपॉइंट हुए थे, या चुनाव या इलेक्शन हुआ था उपराष्ट्रपति का। और ये पहले जो उपराष्ट्रपति थे हमारे, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, मेरे बेस्ट है ये, मुझे सबसे बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट लगते हैं, पता नहीं, हो सकता है क्योंकि ये टीचर रहे हैं इसलिए, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ। एनीवेज 1952 से 62 तक वो रहे, और इनका टेन्योर था 10 साल। ठीक है, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नाम से ही पता चल रहा है कृष्णन है, राधा कृष्णन है, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और इससे पहले ये किन पोस्ट पर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं। वाइस चांसलर, अगर ना भी आए क्वेश्चन तो आपको प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी की मतलब कुछ तो उनकी बायोग्राफी के बारे में पता ही होना चाहिए ना, अच्छा भी लगता है जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। तो वाइस चांसलर जो है वो बीएचयू के रहे थे। देखिए वाइस चांसलर रहे थे, इसलिए ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, है ना। तो एजुकेशनिस्ट थे, और इसीलिए इनके बर्थडे को 5 सितंबर, 5 सितंबर हर साल टीचर्स डे की रूप में मनाया जाता है ना। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था जब हम प्रेसिडेंट कर रहे थे, क्योंकि बाद में प्रेसिडेंट भी बने। और जो दूसरा इनका मतलब इनका बड़ा काम था, वो एम्बेसडर थे वो यूएसएसआर के, यानी कि राजदूत। ठीक है, तो राजदूत रहे हैं ये यूएसएसआर के। और ये इंडिपेंडेंट, ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, तो ये इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार थे। निर्दलीय, तो निर्दलीय होने की वजह से ये किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, ना तो कांग्रेस को ना किसी और पार्टी। ठीक है, उसके बाद है 1962 से 67, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। ये रहे थे, ये भी वाइस चांसलर रहे थे। देखिए जाकिर हुसैन मुस्लिम है, ठीक है, यहाँ पे याद रख सकते हो। एएमयू के ये वाइस चांसलर रहे थे। बीएचयू के वाइस चांसलर राधा कृष्णन रहे थे, ऐसे याद कर सकते हो। इनका जो ये गवर्नर भी रहे हैं बिहार के। जाकिर हुसैन गवर्नर ऑफ बिहार रहे हैं, एएमयू के वाइस चांसलर रहे हैं, और आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद 1967 से 69 वीवी गिरी, जो कि ओडिशा के थे, और ये गवर्नर रह चुके हैं यूपी के, केरला के और कर्नाटका के। ठीक है, तो वीवी गिरी, नाम तो याद ही होगा प्रेसिडेंट में नाम तो मेरा याद होगा तुम्हें। मैं 2 बार चुनाव लड़ा था, एक बार हार गया था, और दूसरी बार बिना किसी रुकावट के सीधे पहुंच गया था प्रेसिडेंट हाउस में, है ना। तो याद रखना ये वी गिरी। अब देखो गिरी कैसे होते हैं, गोल होती है, गोल गोल, यानी कि ओ से शुरू होगा, ओडिशा, याद रखना बहुत आसान है। अब 1969 से 74 के बीच हमारे जो प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट रहे, पाठक जी, पाठक, जीएस पाठक। ठीक है, तो ये बिलोंग करते थे, पाठक जी। देखो पाठक सरनेम जो है या तो एमपी से आएगा या यूपी से आएगा, तो आपको याद रखना है पाठक है तो यहाँ पर है यूपी। यूपी से ये बिलोंग करते थे। ये जज थे, पाठक जी जज थे हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और बाद में गवर्नर मैसूर के। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाइस प्रेसिडेंट 1974 से 79, बीडी जत्ती। अब देखो जत्ती जो थे वो कर्नाटका के थे। ठीक है, तो जूती पहन के वो नाटक करते थे, तो कर्नाटका ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये सीएम रहे मैसूर से, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे पौंडीचेरी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी 3 एक तरह से यूटी है अभी, जहां पर एलजी है। एक तो है जम्मू कश्मीर, एक है दिल्ली, और एक है पौंडीचेरी या पुडुचेरी है अब तो इसका नाम, और एक और है चंडीगढ़। 4 है सो, ये यूटीज हैं जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इन तीनों जगह तो। ठीक है, तो एक यूटी चंडीगढ़ भी है, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर में भी, दिल्ली में भी और पौंडीचेरी में भी, यानी कि यहाँ पर इनकी असेंबलीज हैं इसलिए एलजी है। ठीक है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है तो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है इनका हेड। ओके, गवर्नर रहे हैं ये उड़ीसा के, ये भी याद रखना है। तो हालांकि बीडी जत्ती इतने फेमस उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं तो चांस कम है, लेकिन सीक्वेंस में इनको पूछा जा सकता है कि कब बने, किससे पहले बने, किससे बाद में, या क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए तब ये बहुत क्रूशियल नाम हो जाता है। ठीक है, इसमें आप ये भी लगा सकते हो तुक्का थोड़ा सा। देखिए 1975 में इमरजेंसी लगी, फिर 1977 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस चली गई। कांग्रेस को लोगों ने क्या मार दिया, जूता मार दिया। ठीक है, तो जत्ती के साथ उनकी जूता मार दिया, कांग्रेस को भगा दिया जूता मार मार के। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। 1979 से 84 तक मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भाई ये बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इन्होंने ये मतलब एक ऐसे जज रहे हैं जो प्रेसिडेंट भी बने और जो वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और सीजेआई भी थे ये। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, और बहुत सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रहे ये। तो मतलब इन्होंने सारी जगह सारे पदों का स्वाद ले लिया था। तो देखते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, एमपी से। ठीक है, मोहम्मद से एमडी, एमडी कोई पी, ये डी से पी उल्टा कर लो, याद हो जाएगा एमपी। ठीक है, मेरा याद करने का स्टाइल तो यही है, मैं ऐसे ही जोड़ती हूँ भाई, इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती ना। अब चीफ जस्टिस नागपुर के रहे हैं ये, हाँ, ठीक है, नागपुर हाई कोर्ट के, एमपी हाई कोर्ट, जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीजेआई भी रहे हैं ये, और एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, अब 1984 से 87 जो है वो टेन्योर था आर वेंकट रमन का। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 3 हमारे ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने की रिजाइन दे दिया था। उनमें से एक थे वेंकट रमन, एक थे वीवी गिरी, और एक अभी जगदीप धनखड़ जी। तो इसीलिए इनका नाम आएगा, इन तीनों में से आएगा ना कि सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर इन्हीं तीनों में से। तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, अगर इन तीनों के अलावा किसी और का नाम दे देते हैं तो उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो पहली बात तो इन तीनों का नाम होना चाहिए। अब इन तीनों में वीवी गिरी, ठीक है, और वेंकट रमन, अब देखो ये दोनों, और एक जगदीप धनखड़, अब ये भी जुड़ गए हैं इसमें। तो इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट किसका होगा, तो बिल्कुल बीच वाले का होगा। शुरू में वीवी गिरी बने, फिर वेंकटरमन बने, फिर जगदीप धनखड़ बने। तो बीच वाले थे, इन्होंने सबसे कम टाइम यहाँ पर दिया। तो ये शॉर्टेस्ट इनका टेन्योर रहा। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अगर इनका टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाए तो 2 साल 327 दिन उन्होंने एंटरटेन किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर रहे हैं ये, फाइनेंस और डिफेंस के, होम अफेयर्स के, यानी कि काफ़ी क्रूशियल इनको मिनिस्ट्रीज में हेड करने का मौका मिला है। इन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 1987 में। ठीक है, 1987 में। अब आता है 1987 से 92। यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा ने पदभार संभाला वाइस प्रेसिडेंट का। ये बिलोंग करते थे एमपी से। ये शंकर दयाल शर्मा जी थे, ये एक सीएम भी थे भोपाल के। पहले एमपी का नाम जो था वो भोपाल था, भोपाल, भोपाल। ठीक है, तो इसीलिए सीएम भी रहे हैं भोपाल के, एमपी से बिलोंग करते थे। नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी कि कांग्रेस के हेड रहे हैं ये। प्रेसिडेंट रहे हैं यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और गवर्नर भी रहे हैं। भाई ये क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्सन थे, कांग्रेस ही थे ना ये, तो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, तो कांग्रेस ने इनको काफी अच्छी पोजीशंस दी थी। गवर्नर आंध्र प्रदेश के रहे हैं, पंजाब के रहे हैं, और महाराष्ट्र के रहे हैं। इसके अलावा नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, सीएम रहे हैं भोपाल के। उसके बाद 1992 से 97 तक के आर नारायणन जी रहे हैं। देखो मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि ये स्कूल में लेट पहुंचते थे और इनके सर ने इनका नाम काट दिया था, और फिर जब पता चला कि बहुत दूर से आते हैं और फिर भी रुक नहीं रहे, नाम काटने के बाद भी खिड़की से ये पढ़ाई कर लेते थे, तो जो टीचर है उन्होंने वापस से इनका दाखिला ले लिया था। सिर्फ इनकी, जैसे एकलव्य ने सीखा था ना अपने गुरुजी से, तो इसी तरह का इनका थॉट प्रोसेस था। ये केरला से बिलोंग करते हैं, और एम्बेसडर रहे हैं थाईलैंड के और टर्की के। तो आप सोच सकते हैं एम्बेसडर रहे हैं ये, है ना, तो कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे। चाइना और यूएसए में भी इन्होंने अपनी एज एम्बेसडर सर्विस प्रोवाइड की है। यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं ये। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आर नारायणन। और ये सब पहले एससी थे, जो
अभी उसके बाद भी बने हैं रामनाथ कोविंद जी, लेकिन ये फर्स्ट एससी वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने। 1997 से 2002 तक कृष्णकांत जी, जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे, और ये जनता दल के, ये याद रखने वाली बात है कि इस टाइम में 1980, 1998, 1999 में कोलिजन की गवर्नमेंट थी, है ना, कोलिजन गवर्नमेंट थी, तो जनता दल जो था उन्होंने सीट वाइस प्रेसिडेंट की ले ली थी, और ये गवर्नर बने एपी के और तमिलनाडु के भी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कृष्णकांत जी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, क्योंकि ये जनता दल से बिलोंग करते थे, और जब प्रेसिडेंट बनने की बारी आई इनकी, तो उस वक्त 2002 में जो सरकार थी वो बीजेपी की थी। ठीक है, तो जब बीजेपी आ गई तो वो अपने पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनाएगी, ना कि जनता दल के सदस्य को। ठीक है, तो ये ध्यान, कई बार हमें याद नहीं रहता ना कि प्रेसिडेंट बने कि नहीं बने, तो ऐसे सिचुएशन में जब ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होती है, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करके आंसर दे सकते हो कि भाई अच्छा ये ऐसा ही हो सकता है, तो एलिमिनेट कर सकते हो आप कृष्णकांत को उसमें से, है ना। फिर 2002 से 2007 में भैरव सिंह शेखावत थे, ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, सबको पता है, बीजेपी के थे, ये सबको पता है क्योंकि सीएम रहे हुए हैं राजस्थान के। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। 2007 से 12 तक हामिद अंसारी, 12 से 17 तक भी यही, तो 10 साल तक ये। तो हमारे दो ऐसे, अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो एक तो यहाँ पर देखिए 1952 से 62 तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और अभी बात करें 2007 से लेकर 17 तक मोहम्मद हामिद अंसारी जी है, ये 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनमें आप इन दोनों में से ऐसे वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं कि लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा है, इन दोनों का ही रहा है, या तो एक होगा ऑप्शन में, दूसरा नहीं होगा, तो इजी हो जाएगा। अगर दोनों है ऑप्शन में तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का बिल्कुल फिक्स 10 साल है, कोई भी एक दिन ऊपर नीचे नहीं है। अब जो प्रेसिडेंट है रहे हैं ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, यानी कि अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रेसिडेंट रहे हैं। ऑब्वियसली अल्पसंख्यक के रहेंगे क्योंकि ये मुस्लिम है। एम्बेसडर रहे हैं ये यूएई और अफगानिस्तान में। हाई कमिश्नर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए अब यहाँ पर आपको दो नाम दिखेंगे, एक एम्बेसडर और एक हाई कमिश्नर। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ देशों में तो राजदूत, हिंदी में तो हम राजदूत ही कहते हैं, ठीक है, तो राजदूत जो है उसके दो नामों से हम जानते हैं, एक एम्बेसडर और एक हाई कमिश्नर। तो कुछ देशों में तो हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, काम दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ नाम अलग है। ऐसा क्यों? तो आज बता देती हूँ मैं आपको, नहीं पता जिनको सुन लीजिए। एम्बेसडर जो है वो सभी देशों के लिए है, ठीक है, लेकिन हाई कमिश्नर वहां पर अपॉइंट होते हैं जो कि कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ पता ही है आपको, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर देश थे या कॉलोनी थे। ठीक है, तो जो कॉलोनीज थी बाद में वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई, नेशन बन गए वो, तो अब वो उन्होंने कॉमनवेल्थ ज्वाइन कर लिया, तो जो भी इसके सदस्य हैं एक तरह से उनके वहां पर अपॉइंटमेंट जो होता है वो हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है, यहाँ पर यूके का पूरा क्या था, है ना, यहाँ पर यूके था ना, ब्रिटिशर्स थे ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए यहाँ पर हाई कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे वो एएमयू के वाइस चांसलर भी थे। इससे पहले कौन थे वाइस चांसलर एएमयू के, अगर आपको ध्यान हो तो? यस, जाकिर हुसैन, है ना, एएमयू के जाकिर हुसैन भी थे। जाकिर, पता नहीं मैं जे क्यों लिखती हूँ जाकिर में हमेशा, जाकिर हुसैन एएमयू के थे। और अब हामिद अंसारी जी भी एएमयू के वाइस चांसलर। ये परमानेंट रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने दिया यूएनओ में, ये भी याद रखने की चीज है। ये ओनली हामिद अंसारी जी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूएनओ के। उसके बाद है 2017-22 तक ये वेंकैया नायडू जी, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये बीजेपी के हैं, भाजपा के हैं, ठीक है, और ये नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी के और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। उसके बाद आता है नाम 2022 से लेकर 21 जुलाई, अभी 21 जुलाई याद रख लेना भाई, इसी दिन इन्होंने क्या किया था, रिजाइन किया था, सेम यही डेट, जगदीप धनखड़ जी ने, ये राजस्थान से हैं। इनका जो टेन्योर है वो है 2 साल 300
44 दिन। जो सबसे शॉर्टेस्ट था वो किनका था, याद रखना है किनका था, जो बिल्कुल बीच में थे। बीच में कौन थे, वेंकट रमन। ठीक है, तो वेंकट रमन का टेन्योर था 2 साल 237 दिन। ठीक है, तो कम इनका था तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट थे। यूनियन मिनिस्टर बनाया गया था इनको पहले। गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल, बहुत धाकड़ ये गवर्नर रहे थे वहां पे, सबको पता है। अब ये क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, चाहे वो फैक्चुअल रहे हो, चाहे वो समझने वाली बातें रही हो, या फिर आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप उनको कैटर कर पाएंगे। इस आशा के साथ ये स्लाइड बनाई गई थी और ये लेक्चर पूरा होता है अभी। और नेक्स्ट क्लास में इससे भाग 5 से जो आगे के यानी कि 72 आर्टिकल अभी तक हमने किए हैं, उससे जो नेक्स्ट आर्टिकल्स होंगे वो हम कवर करेंगे। और यकीन मानिए जितनी भी क्लासेस है, आप अगर इनको एक साथ देखोगे, लाइन वाइज देखोगे, मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगी जैसे मुझे फुर्सत मिलती है। तो अभी क्योंकि मैं स्कूल में थोड़ा बिजी रहती हूँ तो थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी प्ले लिस्ट बना दूँ। तो आप इसको पढ़ोगे थोरोली तो आपको लगेगा कि इसके अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कहीं से। आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पर कवर कराए गए हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।